हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था वांग जी को वो बाहर जाने नहीं दिया था, वो घर के अंदर उसे रोक कर रखा था और सियानसी इस काम में हेल्प किया था। सियानसी इवन को वो लेके वो घर से बाहर चला गया था क्योंकि इवन विंग को रोक रहा था। इवन नहीं चाहता कि विंग उसके डैड के पीछे बढ़े, क्योंकि इस इंसान को कोई हक नहीं है कि उसके डैड की लाइफ को ऐसे ही फिर से बर्बाद करे। काफ़ी मुश्किल से शायद उसके डैड ने अपने आप को संभाला था, शायद इस जगह पर लाके खड़ा किया था कि अब वांग जी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर विंग फिर से वांग जी की किए कढ़ाई पर पानी फेर रहा था और इवन ये सब नहीं देख सकता। इवन नहीं चाहता कि उसके डैड को कोई फिर से हर्ट करे, पर इवन क्या कर सकता है क्योंकि विंग और सियानसी दोनों मिले हुए हैं और दोनों के साथ इवन अकेला नहीं कर पा रहा था। ऊपर से इवन सियानसी से प्यार करता है, तो अगर वो ज़्यादा ज़बरदस्ती करता है तो इवन खुद को रोक नहीं पाता। इधर वांग जी को दिखाया जाता है जब विंग ने कहा था कि वो जो सोच रही है विंग वही करना चाहता है। ये सुन के वांग जी को गुस्सा आ रहा था, विंग के ऊपर प्यार आ रहा था या फिर खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल वांग जी वो विंग को धक्का देके अपने आप से दूर करता है और कहता है सिर्फ तुम्हारे दिमाग में गलत चीज़ से बैठा हुआ है। ऐसा कह के वांग जी वो डोर के सामने जाता है। वांग जी इस टाइम अपनी ऑफिस वर्क के लिए निकल रहा था पर विंग उसे रोक रखा था। वांग जी जब देखता है कि डोर लॉक है, वांग जी विंग की तरफ मुड़ के कहता है तुमने दरवाज़ा लॉक कर दी। तब विंग कहता है हाँ, और चाबी मेरे पास। तभी वांग जी कहता है विंग प्लीज़ चाबी दो, मेरे ऑफिस जाना ज़रूरी है। तब विंग कहता है चाबी मेरे बॉडी के अंदर है, पर कहाँ है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम चाहे तो ढूंढ सकते हो। तब वांग जी गुस्से से विंग के आगे आता है और हाथ को फैलाते हुए कहता है प्लीज़ विंग मुझे चाबी दे दो और ये सब बचपना छोड़ो। तब विंग कहता है मैंने कहा ना मेरे बॉडी के अंदर चाबी है, तुम ढूंढ सकते हो। ऐसे कह विंग अपना दोनों हाथ ऊपर उठा देता है और कहता है मैं तुम्हारे आगे खुद को सरेंडर कर रही हूँ, तुम अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। तुम्हें हर जगह टच करने की इजाज़त है जहाँ पर कोई टच नहीं कर सकता। इतनी सेमलेस बातें। वांग जी का मन कर रहा था कि वो खुद को छुपा ले या फिर उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वांग जी बस अपनी आंखें नीचे कर लेता है और वो चुप हो जाता है। विंग कहता है हाँ ढूंढ लो। वांग जी कोशिश तो करता है, वो विंग की चेस्ट पर, विंग की बैक साइड पर, विंग की हर वो जगह पर टच करता है जहाँ पर टच करने से विंग को अनकंफर्टेबल ना हो, पर वांग जी को चाबी नहीं मिल रहा था। तभी वांग जी कहता विंग कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना। तभी विंग अपने आप को पीछे कर लेता है और कहता है तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है, मैंने अपने आप को सौंप दिया था, मैंने बोला था तुम हर वो जगह ढूंढ सकते हो जहाँ पर तुम्हें छोड़ के और किसी को हक नहीं है, पर तुमने वो जगह नहीं ढूंढा। इनकी इतनी सेमलेस बातें सुन के वांग जी अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है और वो दांत को पीसते कहता है प्लीज़ विंग ऐसे बातें करना बंद करो। तो विंग कहता है तुम और मैं और कोई नहीं है इस रूम में, तो मैं शर्म किस बात पर करूं, और मुझे किससे शर्माना चाहिए, तुमसे तो मैं बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहती हूँ। तभी वांग जी गुस्से से वो अपने बेडरूम के अंदर चला जाता है क्योंकि इस टाइम वो विंग के सामने बिल्कुल भी खड़ा नहीं रह पा रहा था। इतनी सेमलेस बातें सुन के कौन उसके सामने ऐसे ही खड़ा रह सकता है। और वांग जी की ऐसी हरकत से विंग हंस पड़ता है। विंग अभी भी हॉल पर बैठा हुआ था, वांग जी बस अपने बेडरूम पर बैठा हुआ था। कुछ टाइम ऐसे ही निकल गया था, विंग अभी तक हॉल पर बैठा हुआ था। इधर इवन और सियानसी को दिखाया जाता है। इवन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। इवन कहता है सियानसी तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड मेरे डैड के साथ क्या कर रही है। तब सियानसी कहता है मुझे अच्छे से पता है मेरी डैड तुम्हारे डैड के साथ क्या कर रही है, मेरी डैड तुम्हारे डैड को मनाने की कोशिश कर रही है। तभी इवन कहता है और तुम इस काम में अपनी डैड का साथ दे रही हो। तभी सियानसी कहता है बिल्कुल मैं अपनी डैड का साइड लूँगा, तुम अपनी डैड की साइड लो, तुम अपनी डैड को रोक के दिखाओ और मैं अपनी डैड को मोटिवेट करता रहूँगा। तभी इवन कहता है पर सियानसी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी डैड मेरी डैड की लाइफ में आए। तभी सियानसी कहता है मैं चाहता हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर आया था, इस गुसू सिटी में अपनी कॉलेज के लिए एडमिशन लिया था, मैं इसी काम के लिए यहाँ पर आया था। तभी इवन एकदम के लिए शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या, तुमने अभी क्या बोला। तभी सियानसी सीरियस होता है और वो इवन की तरफ मुड़ते हैं और उसे समझाते हुए कहता है देखो वो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात सच है, पर इससे पहले मैं यहाँ पर आया था मेरी और तुम्हारे डैड को मिलाने के लिए, पर यहाँ आके मुझे तुमसे प्यार हो गया,
तभी ईवन ईवन इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जो सियानसी ईवन के हाथ पर अपना हाथ रखा था वो झटके में हाथ हटा देता है और कहता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम इसी काम से आए थे, तुम एक काम करने आए थे कि तुम्हारे डैड और मेरी डैड एक हो जाए और इसलिए तुमने मुझे यूज़ किया। तभी सियानसी कहता है बोबो तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी ईवन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं सही समझ रही हूँ, तुमने मुझे बस यूज़ किया। तभी सियानसी कहता है बोबो मैंने तुम्हें यूज़ नहीं किया, मैं सच में तुमसे प्यार कर। ये बात सच है, जब मैं यहाँ पर आया था मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त जिनसी था, अब मैं सियानसी हूँ। तभी ईवन कहता है जिनसी। तभी सियानसी कहता है हाँ मैं जिनसी हूँ, वही छोटी सी लड़की जो एक टाइम पर खुद चल के तुम्हारे पास आया था तुम्हें दोस्त बनाने के लिए। तभी ईवन कहता है तुम जिनसी हो। तभी जिनसी कहता है हाँ मैं जिनसी हूँ और मिस्टर सेन विंग वो मेरा डैड है, उन्होंने मेरी मॉम से मुझे ले लिया था। तभी यून कहता है इसलिए तुम हमेशा मेरे डैड के बारे में पूछते रहते थे। तभी जिनसी कहता है हाँ मैं तुमसे पता लगाने की कोशिश करता था आखिर तुम्हारे डैड के दिल में क्या है, इस काम के लिए मुझे मेरी मॉम ने भेजा था, सैन ओनली। तभी ईवन गुस्से से कार से निकल जाता है। तभी सियान से भी कार से बाहर आता है और कहता है बोबो तुम कहाँ जा रही हो। तभी ईवन कहता है तुम मेरे पास मत आना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। तभी सियानसी कहता है पर क्यों। तभी ईवन कहता है तुम और मैं एक दूसरे को जान चुके कम से कम 1 साल हो गया, पर तुमने मुझसे ये बात अभी तक छुपा के रखा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो फिर भी तुमने ये बात मुझसे नहीं कहा। तभी सियानसी कहता है पर बोबो ये बात तो सीक्रेट है ना, अगर तुम्हें पता होता कि मैं सेन फैमिली की लड़की हूँ क्या तुम मुझे सारा सच बताते या फिर तुम मुझे अपनी लाइफ में शामिल होने देते या फिर तुम्हारे घर में आने देते। तभी यून कहता है ऑफकोर्स नहीं। सियानसी कहता है और यही बात है कि मैं तुमसे अब तक छुपा रहा था। तभी यून कहता है तुम्हें जितना मनमानी करना था तुमने कर लिया, पर अब नहीं, आज ही मैं तुम्हारे डैड को मैं अपने घर से बाहर फेंक के रहूँगा। सियानसी कहता है अगर तुम ऐसा करते हो तो मेरे डैड के साथ मैं भी इस घर से चला जाऊँगा। तभी ईवन कहता है पर तुम्हें तो इस घर से जाना ही है, अभी तक हमारा शादी नहीं हुआ है तो तुम मेरे घर में किस हक से रह सकते हो। तभी सियानसी कहता है सच में बोबो, बस इतनी सी बात कि मैं सियान फैमिली की लड़की हूँ और इस वजह से तुम मुझसे इतना नफरत करते हो। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूँगा, इतनी नफरत तुम मेरे डैड से क्यों करते हो। तभी ईवन कहता है अगर तुम सेन फैमिली की लड़की नहीं होते तो मैं कभी सोचता ये बात तुमसे मैं शेयर करूँगा, पर अब तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कह के ईवान वो कार में बैठने जाता है सियानसी को छोड़ के। वो खुद जाना चाहता था घर पर और वो घर में जाके वो विंग को रोकने वाला था, पर सियानसी तुरंत वो कार की टायर पंक्चर करा देता है ताकि ईवान इतनी जल्दी घर ना जा सके। जैसे कार की एक टायर पंक्चर करता है, ईवान अपनी कार की मिरर से देखता है कि सियानसी उसकी कार की टायर पंक्चर कर रही है। ईवान जल्दी से वो कार से बाहर आता है और कहता है सियानसी तुम ये क्या कर रही हो। तभी सियानसी कहता है तुम घर जाना चाहते हो ना, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे घर जाते हो। ऐसे कह के सियानसी वो दूसरा टायर भी पंक्चर करने लगता है, मतलब वहाँ का हवा गिराने लगता है। इवन कहता है सियानसी तुम हद से बढ़ रही हो। तभी सियानसी कहता है हाँ मैं हद से बढ़ रही हूँ, मैं अपनी डैड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम अपनी डैड के लिए भले ही ना सोचो पर मैं अपनी डैड के लिए सोचना चाहता हूँ। तभी ईवन कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम लोग सेल्फिश हो। तभी सियानसी कहता है जो तुम सोच सकते हो तुम सोच सकते हो, क्योंकि किसी की सोच पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसे कह के सियानसी वो तीसरी कार भी पंक्चर करा देता है। तभी ईवन कहता है सच में सियानसी तुम इतना घटिया लड़की हो। तभी सियानसी कहता है पर इसमें हैरानी वाली बात क्या है, जैसे कि तुम मेरे डैड को बोलते हो वो घटिया इंसान है, वो बदतमीज़ी इंसान है, तो मैं उसी का ही बेटी हूँ ना। ऐसी बात करते करते वो चारों के चारों जो टायर है उसका पंक्चर करा देता है और कहता है जितनी जल्दी हो सके तुम अपनी कार का टायर ठीक करा लेना और घर आ जाना। आई होप तुम अब इतनी जल्दी तो घर नहीं जा सकोगे, और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे डैड मेरी डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो अगर 2 पर्सन एक दूसरे से प्यार करता है मेरे ख्याल से उसे मिला देना चाहिए। जो भी कड़वाहट है, जो भी गलतफहमी है उसे दूर करना चाहिए और 2 पर्सन को खुश रहने देना चाहिए। मेरी डिक्शनरी में तो यही है, मुझे नहीं पता तुम्हारी डिक्शनरी में क्या है। ऐसे कह के सियानसी वहाँ से चला जाता है। इवन की सर पर हाथ पड़ गया था, वो चारों के चारों टायर पंक्चर करा दिया था, अब उसे क्या करना चाहिए। फिलहाल वो अपनी कार को ठीक कर के कब तक घर आए किसी को पता नहीं था। इधर विंग को दिखाया जाता है और वांग जी को।
हॉल पर बैठा हुआ काफ़ी टाइम हो गया था। विंग सोच रहा था वांग जी अब तक बेडरूम से बाहर क्यों नहीं आया। विंग बार बार वांग जी के बेडरूम तक देख रहा था, पर वांग जी अपने बेडरूम से बाहर नहीं आ रहा था। ये सोच के विंग वो वांग जी के बेडरूम पर चला जाता है। विंग जब वांग जी की बेडरूम के दरवाजे में खड़ा था, विंग देखता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है रूम के अंदर अकेला रह के। वो बस इधर से उधर कर रहा था, वो टहल रहा था। तभी विंग विंग नॉर्मल बिहेव करते हुए वांग जी के पास आता कहता है, वांग जी तुम रूम के अंदर क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ बैठ के बात भी कर सकते हो। ऐसे कह के वो पूरा वांग जी करीब जा रहा था, और ये देखते हुए वांग जी अपनी हाथ को बढ़ाते हुए उसे कहता है बस यही रुक जाओ। विंग वहाँ रुक जाता है। वांग जी सीरियस होकर कहता है, विंग तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है हम दोनों के बीच में। तो विंग कहता है अगर सोचो तो सब कुछ नॉर्मल है, अगर सीरियस लो तो सब सीरियस है। तो वांग जी कहता है प्लीज़ विंग मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसे कह के वांग जी विंग के हाथ पकड़ता है और उसे बेडरूम से बाहर करके वो दरवाजा लॉक कर देता है। वांग जी दरवाजा तो लॉक कर दिया था, पर वांग जी भी दरवाजे में खड़ा था और विंग भी दरवाजे में खड़ा था। वांग जी दरवाजे के सहारे में वहाँ पर खड़ा था। विंग दरवाजे को ठोकते कहता है, सच में वांग जी मैंने सोचा था आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा, पर तुम ऐसे अकेले रूम में बिताना चाहते हो। ऐसे कह के विंग वहाँ पर खड़ा था। वांग जी सीरियस होके वो थोड़ा अपसेट होके अपनी मन में सोचता है, क्यों विंग ऐसा कर रही हो, मुझे पता है तुम बस मस्ती कर रही हो मेरे साथ, पर ऐसा मत करो। वांग जी यही सोच रहा था, पर विंग विंग फिर से वो हॉल पर चला जाता है। काफ़ी टाइम हो गया था, पर वांग जी रूम से बाहर नहीं आ रहा था, और विंग काफ़ी बार वांग जी को बुला चुका था। अभी लंच का टाइम था और विंग लंच बना रहा था। वांग जी को अंदर से वो खाना बनाने का जो खुशबू है वो तो मिल तो रहा था, पर वांग जी बाहर नहीं आना चाहता था। आज सुबह ही विंग जितना सेमलेस बातें की है, इसके बाद तो वांग जी को विंग के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। वो क्या क्या शब्द यूज़ करे जो वांग जी को सुना तक नहीं जाएगा। वांग जी समझ तो रहा था कि विंग खाना बना रही है, वो फिर से रूम से बाहर नहीं आ रहा था, और इतनी बार बुलाने पर भी जिस तरह वांग जी अपने रूम से बाहर नहीं आ रहा था, तो विंग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे जिसकी वजह से वांग जी खुद ब खुद वो रूम से बाहर आ जाए। विंग काफ़ी सोच रहा था और इधर खाना बन रहा था। विंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। विंग वहाँ खड़े खड़े खाने को जला रहा था, और वो जलने का बू बहुत तेज़ी से वो घर के अंदर फैल रहा था। वांग जी कुछ टाइम के लिए सो गया था इस बीच, मतलब 5 से 10 मिनट के लिए, पर वांग जी की नोज़ पर वो जलने की बू बहुत तेज़ी से आ रहा था। वांग जी सोचता है ये जलने की बू कैसा है। वांग जी सोचता है मुझे जहाँ तक पता है विंग को खाना बनाना नहीं आता, क्या विंग खाना चढ़ा के भूल गया, या फिर वो खाना को जला रही है। वांग जी सोचता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये सोच के वांग जी जल्दी से वो अपनी डोर ओपन करता है और वो रूम से बाहर आता है, और जैसे ही वो दौड़ते हुए किचन में जाता है, देखता है विंग वहाँ पर खड़ा है और खाना जल रही है, फिर भी विंग ने गैस को बंद नहीं किया। वांग जी जल्दी से गैस को बंद करता है और कहता है, विंग क्या तुम पागल हो, खाना जल रही है, तुम यहाँ खड़े हो, फिर भी तुमने गैस बंद नहीं किया। तभी विंग हंसते हुए और वांग जी को कमर से टाइटली पकड़ते अपनी ओर खींचते हुए कहता है, अगर मैं गैस बंद कर देता तो तुम रूम से बाहर कैसे आते। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम सच में। तभी विंग कहता है, सच में क्या, सच में मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। कॉलेज की टीचर लोग ऐसे मुझे प्यार नहीं करते थे, बस मेरी इंटेलिजेंट जो दिमाग है ना इसकी वजह से प्यार करता था। फिलहाल विंग वांग जी को छोड़ता है क्योंकि ये लंच टाइम था। विंग को पता है कहाँ कितना देना है, अगर इससे ज़्यादा वो फ्लर्ट करे शायद वांग जी बिना लंच किए हुए फिर से रूम में लॉक हो जाए। इसलिए विंग कुछ टाइम के लिए अपनी फ्लर्टिंग नेचर को बंद करता है, और वो वांग जी को कहता है, अब तुम लंच कर लो, पूरा दिन ऐसे भूखा पेट रूम के अंदर लॉक मत हो जाना। ऐसे कहके विंग वांग जी के लिए लंच परोस रहा था। तभी वांग जी वो वहाँ से जा रहा था, तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। विंग इस टाइम सीरियस था। विंग कहता है, वांग जी गुस्सा अलग बात है, पर तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें अपनी ख्याल रखना चाहिए। ऐसे कह के विंग प्लेट में खाना लगा रहा था और वांग जी वहाँ पर खड़ा था। विंग खाना की प्लेट लेके वो वांग जी को देता है, पर वांग जी अपनी खाने को प्लेट लेके वो फिर से अपनी बेडरूम पर जाके वो लॉक कर लेता है। विंग हैरान था। विंग वहाँ खड़े खड़े ये सोचता है, सच में मुझे लगा था कम से कम लंच तुम मेरे साथ कर लोगे, पर नहीं, तुम अलग चीज़ हो, शायद इसीलिए मुझे तुमसे इतना प्यार है। ये सोच के विंग भी अपना लंच वहीं पर बैठ के कर लेता है।
पर फिर से विंग को फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि वांग जी अकेले बेडरूम में लॉक है और वो बाहर बैठा है। इसलिए विंग सोचता है क्या मुझे फिर से कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से वांग जी फिर से अपनी बेडरूम पर बाहर आए। विंग सोचता है फिर से वो क्या करे। विंग कुछ ना कुछ आइडिया सोच रहा था। विंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। किचन में कुछ एक्सपेंसिव प्लेट था, बॉल था, जो वांग जी अलग से उठा के रखा था, वो बस मेहमानों के लिए। विंग देखता है कि यही काम आएगा उसके लिए। विंग सारे के सारे प्लेट और बॉल उठाता है और वो वांग जी के बेडरूम पर जाके उसे एक नीचे फेंकता है, जो टूटने की बहुत ज़ोर से साउंड सुनाई देता है। वांग जी सोचता है अब एक क्या था। जब वांग जी बेडरूम से बाहर नहीं आ रहा था तो विंग फिर एक तोड़ता है। वांग जी सोचता है ये क्या हो रहा। जब देखता है कि वांग जी फिर से बेडरूम से बाहर नहीं आ रहा तो विंग और एक तोड़ता है। ऐसे 5 से 6 तोड़ दिया था विंग। फाइनली वांग जी वो बेडरूम ओपन करता है और वांग जी जो देखता है, वांग जी बिल्कुल हैरान था। वांग जी कहता है विंग ये क्या है। तब विंग कहता है अगर तुम इस तरह बेडरूम में लॉक रहोगे तो ऐसे कुछ ना कुछ हरकतें मैं करता रहूँगा। तो वांग जी प्लेट को देखते कहता पर विंग ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था और मेरी पसंदीदा था। तो विंग कहता है इससे अच्छा डिज़ाइन का और एक्सपेंसिव मैं तुम्हें ला के दूँगा, तुम टेंशन मत लो। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। वांग जी कहते बाहर में गया हस्बैंड, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे पास ऐसी खुरापाती आइडिया कहाँ से आता है। तो विंग कहता है अभी अभी कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरा दिमाग कितना इंटेलिजेंट है, मेरा आईक्यू लेवल तुम नहीं सोच सकते। वांग जी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। वांग जी को लग रहा था सच में अगर वो ऐसे ही रूम में लॉक रहा तो ऐसी हरकतें वो करता रहेगा। वांग जी फिलहाल बेडरूम से बाहर आता है। वांग जी कहता है जैसे तुमने गंदा किया है वैसे सारा कुछ क्लीन करो और सफाई करो। तभी कहते हैं आप जो हुक्म करते हो मैं वो करना चाहता हूँ, पर आप बेडरूम में लॉक नहीं रह सकते। फ़िलहाल के लिए आप हॉल में बैठ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। अगर बात करने का मन नहीं है गाली दे सकते हो, अगर गाली देने का मन नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हो। वांग जी फ्रस्ट्रेशन होके वो सीधा सोफे की हॉल पर जाके बैठ जाता है। वांग जी सोचता है रूम में अकेला बैठने से अच्छा है वो बैठ के कुछ मूवी देख ले। इसलिए वांग जी एक एडवेंचर मूवी लगाता है और वो मूवी देखने लगता है और वो विंग को पूरी तरीके से इग्नोर करना चाहता था। और इधर विंग फर्श को क्लीन कर रहा था, सफाई कर रहा था। जब तक वांग जी मूवी देख रहा था और विंग क्लीन कर रहा था, विंग बार बार वो वांग जी को देख रहा था। विंग लगभग अपना काम ख़त्म करके वो वांग जी के पास आके बैठता है। कुछ टाइम विंग भी उस मूवी को एंजॉय कर रहा था, देख रहा था, क्योंकि एंजॉय करने के लिए पास में वांग जी का होना ही काफ़ी है। चाहे टीवी में कुछ भी चलता रहे विंग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर विंग बैठ बैठ के बोर हो रहा था। वांग जी अपनी आंखें एक पल के लिए भी हटाया नहीं था टीवी स्क्रीन से, क्योंकि वांग जी को इग्नोर करना था विंग को। और विंग बार बार बस वांग जी के फेस को देख रहा था, पर वांग जी को ये भी पता चल रहा था कि विंग की आधी फोकस बस उसके फेस के ऊपर है। पर वांग जी पूरा अपने आप को कंट्रोल करता है ये जताने में कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा या फिर उसे पता भी नहीं है कि विंग उसकी तरफ देख रही है। वांग जी का ध्यान हटाने के लिए विंग अपनी रिमोट लेता है और वो एक रोमांटिक हॉट मूवी लगा देता है, जो स्टार्ट होते ही वो हॉट सीन दिखाने लगता है। दरअसल विंग को पता था, विंग ये मूवी पहले भी देख चुका था कि स्टार्टिंग में ही रोमांस वाली सीन है, तो ऐसा जानबूझ के विंग लगा देता है। विंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पर वांग जी सडनली वो गुस्से से विंग को देखने लगता है और वो रिमोट को छीनते हुए वो फिर से उसी मूवी को लगाने लगता है। तब विंग फिर से वो वही रोमांस वाली मूवी लगा देता है। वांग जी गुस्से से कहता है विंग क्या तुम पूरा कसम खा ली है कि तुम मेरा जीना हराम करके छोड़ोगे। तभी विंग कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे रोमांस वाली मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी वांग जी कहता है पर मुझे नहीं, अब मेरा ऐसा उम्र नहीं रहा, मैं अब ओल्ड हो चुका हूँ। तभी विंग वो हैरान से वांग जी को फेस को देखने लगता है और कहता है ओल्ड, और तुम्हें नहीं पता तुम कितनी यंग हो। तभी वांग जी कहता है मुझे नहीं पता मैं कितना यंग हूँ, पर मेरी जो एज हो चुका है उससे मुझे ये लव और रिलेशनशिप रोमांस ऐसी मूवी अब पसंद नहीं रहा। मुझे लगता है कि अब मेरा ये उम्र नहीं रहा। तभी विंग कहता है पर मूवी देखने के लिए एज कौन देखता है। वांग जी कहता है मैं देखता हूँ। तभी विंग कहता है पर वांग जी मुझे नहीं लगता तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ। तभी विंग कहता है तुम्हारा ओमेगा फेरोमेंस। ऐसे कह के विंग एक साय वाली स्मेल देता है। वांग जी कहता है विंग सच में तुम्हें लगता है कि मैं अपनी ओमेगा फेरोमेंस रिलीज़ कर रही हूँ।
तब विंग कहता है पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा कि तुम अपना ओमेगा फिलामेंट्स रिलीज़ कर रही हो। तब वांगजी कहता है विंग, मैं हीट कंट्रोल मेडिसिन मैं टाइम टू टाइम लेती हूँ, तुम्हारी तरह केयरलेस नहीं हूँ। कल तुम्हारी बॉडी से अल्फ़ा फिलामेंट्स बाहर आ रहा था। तभी विंग कहता है क्या तुमने नोटिस की थी? तभी वांगजी अपनी फेस को घुमा लेता है। तभी वांगजी कहता है देखो विंग, मुझे बेहुदा बातें नहीं करना। विंग कहता है वांगजी तुम मुझे देखो, मैं कितना ज़्यादा यंग हूँ, मैं अभी तक कितना हैंडसम हूँ। अगर मैं इस तरीके से रेडी होके घर से बाहर जाऊँ ना तो पूरे ओमेगा मेरे ऊपर फिदा हो जाता है। तभी वांगजी कन्फ्यूजली वो विंग की तरफ देखने लगता है और काफ़ी अच्छे से देखता है। विंग भी थोड़ा नर्वस हो जाता है वांगजी के ऐसे देखने से। सच में विंग काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा कहना गलत होगा, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और यही चीज़ वांगजी सुबह से इग्नोर कर रहा था। पर वांगजी वो विंग को तो ये तो नहीं बता सकता कि सच में तुम हैंडसम लग रही हो, इसलिए वांगजी कन्फ्यूजली कुछ टाइम विंग की तरफ देखते हुए कहता है सच में तुम्हें लगता है तुम हैंडसम दिख रही हो? तो विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है? वांगजी कहता है तुम इस काले कपड़ों में काले कौवा दिख रही हो बिल्कुल। विंग कहता है क्या मैं काले कौवा दिख रही हूँ? मैं कितनी मेहनत से तैयार हुआ था तुम्हारे लिए। तो वांगजी कहता है पर तुम्हारी सारी मेहनत बेकार है, इस काले कपड़ों में तुम काले कौवा दिख रही हो। प्लीज़ अपने रूम में जाओ, जाके खुद को चेंज कर लो, क्योंकि तुम बिल्कुल भी हैंडसम नहीं दिख रही हो। तो विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वो उसी बेडरूम में ले जाने लगता है जिस बेडरूम से विंग कल से है। विंग वांगजी को लेके वो वहाँ पर खड़ा कर देता है और वो लगेज निकालते हुए वो सारे कपड़े को दिखाते हुए कहता है मैं कौन से पहनूँ? ये वाला पहनूँ? अच्छा ये वाला पसंद नहीं है तो ये वाला पहन लूँ। क्या ये अच्छा है? अच्छा ठीक है ये वाला भी नहीं है, मैं ये वाला पहन लूँ। तभी वांगजी सीरियस होके वो विंग से कहता है विंग ऐसा क्यों कर रही हो? तब विंग भी सीरियस होता है और सीरियस होके वो वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है मुझे वो कपड़ा पहनना है जो पहनने के बाद तुम्हारी नज़र में मैं हैंडसम दिखूं। मैं इतना अच्छा दिखना चाहता हूँ कि तुम्हारी नज़र मुझे पसंद कर ले। तभी वांगजी कहता है प्लीज़ विंग ऐसे मत करो। विंग कहता है क्यों? मैं ऐसे क्यों न करूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कॉलेज टाइम से प्यार करता हूँ। हाँ कुछ गलतियाँ मैंने कर दिया है पर मैं कोशिश करना चाहता हूँ, तब तक करना चाहता हूँ जब तक तुम मान नहीं जाते। पर ये बात सच है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी वांगजी कहता है प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। विंग कहता है जाना तो मुझे भी है पर जितना टाइम मेरे पास है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ऐसे कह के विंग वांगजी को हक कर लेता है। विंग कहता है प्लीज़ एक बार बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वांगजी चुप था। विंग काफ़ी टाइम वांगजी को ऐसे हक करके खड़ा हुआ था। विंग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इमोशन हो गया था और वांगजी को समझ में भी आ रहा था, इसलिए वांगजी विंग को नहीं हटाया था। कुछ टाइम बाद विंग वांगजी से अलग होता है। विंग कहता है वांगजी प्लीज़ एक बार बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वांगजी कुछ नहीं कह पाता, वांगजी बस अपनी आंखें झुका के खड़ा था पर विंग अपने आप को रोक नहीं पाता। धीरे धीरे विंग अपनी लिप को वो वांगजी की लिप तक लेके आ रहा था और वांगजी भी फ्रीज हो गया था उस टाइम पर। वांगजी वहाँ पर चुपचाप खड़ा था, शायद वांगजी सब कुछ भूल गया था उस टाइम पर। उसे याद ही नहीं रहा था कि विंग उसे किस करने वाला है। पर स्लोली विंग जैसे जैसे अपनी लिप को वांगजी की लिप तक लेकर आ रहा था, उसी वक्त वांगजी और विंग को एक लाउड वॉइस सुनाई देता है, ये है इवान। इवान डैड डैड कह के मतलब वांगजी को पुकारते वो रूम के अंदर आ रहा था और जैसे ही दोनों को ये महसूस होता है वांगजी तुरंत विंग को अपने आप से अलग करता है और वांगजी हट जाता है। वांगजी की धड़कनें बिल्कुल तेज़ हो गया था, ऊपर से इवान का ऐसे चिल्लाना उसकी धड़कन को और तेज़ कर रहा था। वांगजी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वांगजी तुरंत उस बेडरूम से बाहर आता है। वांगजी जैसे बेडरूम से बाहर आता है देखता है कि इवान बहुत ज़्यादा गुस्से में है। शायद वांगजी इससे पहले इवान को इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा था। और वांगजी के पीछे पीछे विंग भी बाहर आता है। जैसे ही इवान देखता है कि उसके डैड और विंग एक साथ एक ही बेडरूम से बाहर आ रही है, तब इवान सडनली वो विंग के पास आता है और विंग के कॉलर को पकड़ लेता है। इवान बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इवान गुस्से में कहता है मिस्टर सेन, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मेरे डैड से दूर रहे, मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं आपसे नफरत करता हूँ, फिर भी आप मेरे डैड के पीछे पड़े हो। तभी वांगजी देख के हैरान था। वांगजी तुरंत वो इवन को पकड़ता है, मतलब विंग से अलग करने की कोशिश करता है। वांगजी इवन को संभालने की कोशिश कर रहा था, उसे डांट नहीं रहा था। वांगजी कहते इवन ये क्या कर रही हो? तभी इवन वो वांगजी की बात पर कोई भी गौर ना करते वो विंग को कहता प्लीज़ मिस्टर सेन आप चले जाइए, अब हमें खुश रहने दीजिए।
तो वांग जी कहते हैं, यून प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन हो जाओ, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो। ऐसा कहते हुए वांग जी वो यून का हाथ छुड़ाने लगता है विंग की कॉलर से। फाइनली वांग जी छुड़ा ही देता है। यून थोड़ा सा अलग होते हुए वो विंग को कहता है, प्लीज़ मिस्टर सेन आप चले जाइए, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, इतना ज़्यादा नफरत करता हूँ कि जब भी आपका फेस देखता हूँ ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं चैन से नहीं रह पा रही हूँ। कल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ आपको देख के, इतना ज़्यादा मैं नफरत करता हूँ कि मैं बता नहीं सकता, फिर भी आपको यहाँ रहना है। तभी विंग बस चुपचाप खड़ा था। ना जाने क्यों विंग को बुरा लग रहा था, इवन कि हर एक शब्द उसके दिल पर जाके लग रहा था। और वांग जी बस हैरान था, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी वांग जी कहता, प्लीज़ इवन तुम गुस्सा करना बंद करो। तभी इवन कहता, डैड आपको नहीं पता ये इसी मकसद से आया है कि आपके पीछे पड़ जाए। अगर ये इंसान इस घर से नहीं गया तो मैं आपको बता देती हूँ, कल सुबह मैं इस घर से निकल जाऊँगा। तभी वांग जी बस चुपचाप है, वांग जी कुछ नहीं कह पा रहा था। वांग जी ना तो विंग का साइड ले पा रहा था और नहीं तो इवन का हाथ छोड़ पा रहा था। तभी इवन कहता है, आज रात तक मैं आपको टाइम देता हूँ, आप सुबह तक चले जाना। ऐसे कह के इवन गुस्से से वो अपनी बेडरूम पर जाने लगता है। वांग जी भी इवन के पीछे पीछे जा रहा था, पर इवन इतना ज़्यादा गुस्से में था वो वांग जी को भी इग्नोर करता है। वो बेडरूम में जाके अपने आप को लॉक करा देता है और वांग जी बस इवन के रूम के सामने खड़ा रह जाता है। और विंग को भी इवन की बातें इतना बुरा लगता है कि विंग भी अपनी बेडरूम पर जाके अपने आप को लॉक करा लेता है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट जैसे भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।